हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का। और इसमें हम बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे सीएसआईआर नेट के लिए। और इसमें अगर आपको बहुत ही बेसिक्स में क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को देखते हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला से, जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और फिर हम यहाँ पे जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा देखेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में भी ये मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला होता है रेडियस का, तो r इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 से क्वेश्चंस आते हैं। आपको दो लाइक A1 A2 दे दिया जाएगा, R1 R2 में से एक मिसिंग होगा, लेकिन 4 फैक्टर्स में से एक मिसिंग होगा, और ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करके निकालना होगा, और वो बहुत ही ऐसे इजी क्वेश्चन आता है। फिर हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी का कंसेप्ट आता है, पार्टिकल डेंसिटी का आता है, मास डिफेक्ट आता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये लास्ट के 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। और बेसिकली ना अभी मैं बाइंडिंग एनर्जी वगैरह का थोड़ा रिकैप करा देती हूँ ताकि आप फ्लो में चीजें देख सको। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी? बाइंडिंग एनर्जी में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते थे हम? डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट, जो कि हमारा होता था थ्योरेटिकल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। और उसी बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग कैसे निकालते थे? डेल्टा एम जो होता था हमारा मास डिफेक्ट इनटू के सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करते थे? 930 931 MeV। तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो याद ही रखनी है, बस डेल्टा एम निकालो, इनटू के 931 कर दो, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी किसमें? MeV में। ठीक है। और ये डेल्टा एम का फॉर्मूला हमने ये मास ऑफ 1H1 मतलब हाइड्रोजन वाली जो चीज लिखी थी वो कैसे लिखा था? मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। तो वो बेसिकली हाइड्रोजन का हो जाता था प्लस A-Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस एम एटॉमिक इनटू के सी स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि हम मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर करेंगे तभी हमारी बाइंडिंग एनर्जी आएगी। फिर ना बहुत ऐसे इजी से क्वेश्चंस आते हैं बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के। तो इसमें ना बहुत ही सिंपल तरीके से करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है? हाइड्रोजन प्लस न्यूट्रॉन, ये 2H1 मतलब उसका दूसरा आइसोटोप। तो वहां से जैसे यहाँ पे क्या है? Z डिफरेंट है ना, तो जैसे z इक्वल्स टू 1 है, लेकिन A-Z इज इक्वल्स टू भी यहाँ पे 1 ही आ रहा है, पर चीजें क्या होती है कि यहाँ पे अलग है। तो इसका हमारा दिया गया है 1.007825, और इसका हमारा दिया गया है 1.008665, मतलब ऐसे वैल्यूज दी गई हैं इनकी सारी। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला A XZ होता है, तो ये Z जो है ये तो सेम ही है, लेकिन A डिफरेंट है, तो इसका क्या डिफरेंट होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक न्यूट्रॉन ऐड कर दिया ना, तो यहाँ पे ये 2 बन गया। तो ये ऐसे समझ सकते हो तुम। और ऑब्जर्व्ड मास जो है ना, हमें इसका जो है वो इतना दिया गया है 2.01 समथिंग ऐसे करके AMU में दिया गया है सारा। तो करना क्या है हमें? थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व्ड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उससे बस वैल्यू पुटिंग करनी है कि इधर के साइड वालों की वैल्यू पुट करके माइनस के ऑब्जर्व्ड वाला जो ये है वैल्यू पुटिंग करके जस्ट निकाल दो, और डेल्टा एम आते ही सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 931। तो यहाँ से खटक से मतलब सही में फास्ट फास्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें ये देखना होगा कि ये जो आंसर आया है वो एग्जैक्टली है क्या। तो अगर इसका इसको हम इन दोनों में तोड़ेंगे तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक न्यूट्रॉन को इससे निकालने के लिए। तो एनर्जी गिवन टू सेपरेट दिस न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर बोले, मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। क्वेश्चन वही होता है कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लास्ट एडेड न्यूट्रॉन टू अल्फा पार्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पे ये मिला के और हमें अल्फा पार्टिकल दे रहा है न्यूट्रॉन ऐड करके, तो इनकी AMU में सबकी एनर्जी दी गई। सेम कंसेप्ट, इन दोनों को ऐड करो माइनस ये वाली चीज ऑब्जर्व्ड। ठीक है।
तो इन दोनों को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो आया उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली सी स्क्वायर से, 931। फिर ये आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशंस तो इजी होती हैं, ये करके देख लेना, क्योंकि अभी फॉर्मूला रिवीजन का ज़्यादा टाइम है, तो एक एक कैलकुलेशंस को तुम करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बट ऐसे मॉक टेस्ट सीरीज देते रहो अपनी, और उसमें कैलकुलेशंस को चेक करते रहो कि तुम कोई ऐसे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो जल्दबाजी में, कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि तुमने सारी चीज़ें पढ़ी और फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया ना चीज़ों को, मार्क्स तो तुम्हारे नहीं आएंगे फिर। डेल्टा एम जो होता है वो हमारा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का सम माइनस ऑब्जर्व्ड मास होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ मैं तुमको बता रही थी। अब इसको अगर हाइड्रोजन मास दिया गया है तो कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि z टाइम्स एम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस a माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस के ऑब्जर्व्ड। मतलब अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो सब का दिया है तो वैसे लिख लो, और नहीं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन, तो उसको ऐसे लिख के डायरेक्ट हाइड्रोजन का यहाँ पे पुट कर दो, तो वो भी चीज़ तुम कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये भी मतलब इसकी वैरायटी, बस लिखने का तरीका अलग है क्वेश्चन का, बाकी चीज़ें सेम ही है। मतलब जैसे तुम्हारे हॉस्टल के मेस में पनीर बनता होगा तो उसमें ग्रेवी सेम ही रहती है, सब कुछ सेम ही रहता है, बस बोर्ड पे नाम अलग लिख देते हैं, कढ़ाई पनीर, ये पनीर, वो पनीर, पनीर सेम ही बनता है। तो वैसा ही है, ये क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं। What should be the minimum energy of a photon to split an alpha particle into a tritium and proton? तो यहाँ पे भी ऐसी ही चीजें करनी है कि यहाँ से इन तीनों के मास दिए गए हैं, तो क्या करो, ये 4 पॉइंट समथिंग वाला माइनस इन दोनों को कर दो भाई, इनका डिफरेंस लेना है, रिएक्शन के उस साइड के एलिमेंट्स का और इधर के एलिमेंट्स का, इनका डिफरेंस ले लिया, ऑब्जर्व थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व्ड, फिर उसके बाद इनटू कर दिया सी स्क्वायर डायरेक्ट। और ऐसे क्लोज वैल्यू भी देख सकते हो, जैसे इसको इंटू 931 करेंगे तो किसके क्लोज आना चाहिए, मतलब यहाँ से देख के तो अराउंड इस ऑर्डर का आना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा गेस वर्क कर सकते हो यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चंस हो गया। और इसमें एक और चीज ये थी, ऐसे रिएक्शंस लिख सकते हो कि इतनी एनर्जी देंगे इसको तो ये इतने, मतलब एनर्जी देने से ही तो चीजें टूटती हैं, और मतलब अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसमें से न्यूक्लियॉन्स निकाल सके और वो ब्रेक हो सके, क्योंकि स्टेबल है इसका मतलब उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। और बस एक ही कंसेप्ट देखो, इक्का दुक्का एक ही कंसेप्ट चल रहा है कि पहले डेल्टा एम निकाल दो, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बस तुम्हें देखना है कि डेल्टा एम कैसे निकलेगा। तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, बेसिक कंसेप्ट तुम्हें पता है। फिर ये वाली चीज मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी कि बाइंडिंग एनर्जी जैसे बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब जितना ज्यादा वो एक दूसरे को बाइंड कर सकता है, मतलब जितनी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। अरे मतलब जैसे, मतलब बोलते हैं ना, जैसे दो लोगों की दोस्ती है और तुमको उसमें उन लोगों की लड़ाई लगानी है या लड़ाई करवानी है, तो तुम्हें कितनी ज्यादा उनमें बातें फैलानी पड़ेगी या फिर कितनी ज्यादा उनमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ेगी कि उनमें लड़ाई हो जाए। तो वो अगर जिसकी गहरी दोस्ती होगी तो वो किसी की बातों पे फर्क नहीं पड़ेगा उसको, इसका मतलब उनकी दोस्ती स्टेबल है, तो उनको कम, मतलब उनको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है तुमको उनकी दोस्ती तोड़वाने के लिए, वो लोग स्टेबल हैं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोई भी न्यूक्लियस अगर उसको बाइंडिंग एनर्जी कम देनी पड़ती है तो इसका मतलब उनकी दोस्ती थी ही नहीं, उन आपस के न्यूक्लियॉन्स की कोई दोस्ती थी ही नहीं। तुमने झट से एक बात बोली और सब इधर बिधर हो गए सब दोस्त, तो मतलब ही क्या रह गया चीजों का। तो वही वाला कंसेप्ट से समझ सकते हो हम, तुम लोग ऐसे। फिर इसमें क्या है कि जैसे अगर मेरे को ना, और एक कंसेप्ट आता है, सब लोग ऐसे सोचते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी को देख के हम बता सकते हैं कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं। पर एक बात बताओ, मान लो किसी की फैमिली है 5 लोगों की, और उसमें मैं दे दूं 10 चॉकलेट्स, ठीक है, और किसी की फैमिली है 2 लोगों की, उसमें मैं दे दूं 10 चॉकलेट्स, तो क्या उन दोनों फैमिलीज को इक्वल अमाउंट ऑफ
मतलब रेशियो वाइज चीजें मिली है, क्या वो बोल सकते हैं कि उस फैमिली का हर मेंबर उतने ही अमाउंट की चॉकलेट्स खा पाएगा या उस फैमिली को उतना ही ज्यादा फायदा हुआ है? तो ना ऐसे चीजें टोटल करके कैलकुलेट करेंगे ना तो चीजें मतलब एक गलत एस्टिमेट देते हैं। तो हमें ना पर न्यूक्लियस देखना होता है, जैसे कि एक न्यूक्लियस में टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो ऐसे पर न्यूक्लियन हम निकालते डिवाइड करके। जैसे अगर टोटल न्यूक्लियस में हमें देनी पड़ी 28 MeV, पर उसमें 4 ही न्यूक्लियन है तो उसकी 7 MeV आ रही है। पर अगर 30 MeV तो 28 से ज्यादा है ना, पर उसमें 6 न्यूक्लियंस है तो उसकी 30 / 6 5 आ रही है। तो दैट मीन्स हमें एक एवरेज काइंड ऑफ अ थिंग लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मतलब एवरेज लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम सही एस्टिमेट को लगा सकें। इसीलिए बाद में बोला गया कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ते हैं तो उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी कर्व तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है, न्यूक्लियर फोर्स क्यों बढ़ेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की जैसे स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद हमारा बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, और बाइंडिंग एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी कम होगी, तभी तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ती है? जो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा नहीं, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तब जाके बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। क्योंकि देखो ना, बाइंडिंग एनर्जी और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि हमें जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देंगे, जितनी मतलब वो दोस्ती वाला कंसेप्ट सेम, कि जितनी ज्यादा उनकी दोस्ती गहरी होगी उतनी ज्यादा तुम्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे तोड़ने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अब किसी चीज को पर न्यूक्लियन देखेंगे तो वो भी बढ़ेगी ना, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो। ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐसे कर्व को ऐसे देखते हैं, तो जैसे हमारा हम राइट की तरफ जाते हैं तो फ्यूजन होता है, छोटे पार्टिकल मिलके मतलब छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़ा ऐसे बनाते हैं। और इधर से मतलब Fe की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है। तो यहाँ पे फिजन में क्या होता है, हाई एनर्जी जो होती है वो हमारी रिलीज होती है, क्योंकि अराउंड 200 MeV होती है। और हाईएस्ट जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो आयरन की होती है, ये याद रख लेना। फिर इसके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीजें होती है, जैसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन पर न्यूक्लियन जो होती है वो किसकी होती है? आयरन की। पर न्यूक्लियन मतलब ऐसे बाय एन लिख के न्यूट्रॉन मत समझ लेना, न्यूक्लियॉन्स होता है वो। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी, दोनों। और स्मॉलर न्यूक्लियाई क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर ए मतलब टोटल कितने प्रोटॉन्स है पर कितने और कितने न्यूट्रॉन्स है। तो दैट मीन्स ए इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आधे बच्चे एन लिख दूंगी मैं, सब सोचेंगे कि न्यूट्रॉन है, बट एन इज न्यूक्लियॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों। न्यूक्लियस में दोनों होते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फैमिली के हर मेंबर को गिनोगे ना, एक को बिछड़ के थोड़ी एक उसको नहीं गिनेंगे, सबको गिनोगे। इंक्रीजिंग विद मास नंबर शार्पली। तो जैसे जैसे हमारा मास नंबर बढ़ता है, पहले तो ये इंक्रीज होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बट बाद में क्या होता है, कुछ ऐसे पीक्स आती है जिनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पे होती है इन पीक्स पर। फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीजन होता है इवन इवन पेयरिंग। हो सकता है तुम्हें कॉलेज लेक्चर्स में ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हो, पर होता ही है। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लूँ जिसमें कि 6 न्यूट्रॉन है, जैसे कि इसका देख लो 12C6, इसमें 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो 6 क्या इवन है, तो इनकी पेयरिंग अच्छे से हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे पेयरिंग हो जाएगी। बट 3 की 3n अगर हो गए मतलब न्यूक्लियंस, तो उनमें क्या होगी, पेयरिंग सही से नहीं हो पाएगी। तो इवन इवन प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन इवन होने चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखो तो इवन इवन होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा स्टेबल सिस्टम होगा उसकी वजह से।
न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार्स और सन हैज हाई एनर्जी, जो कि हमें पता ही है। और हाइड्रोजन जो होता है वो फ्यूज करता है और हीलियम बनाता है, ठीक है, वो तो हमने ऊपर रिएक्शन देखा था। फिर क्या होता है कि लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म बिगर न्यूक्लियाई। ये मैंने बताया था तुम्हें फ्यूजन कि यहाँ से दो मिलके और एक बड़ा बन जाएंगे और यहाँ से एक टूट के दो छोटे वाले बन जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। फ्यूजन फ्यूजन बहुत बेसिक चीज है। हेवियर न्यूक्लियाई ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिर उसके बाद हमारा ना ये ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन एक आया था पास्ट ईयर में। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, फिर से देखो न्यूक्लियॉन है वो न्यूट्रॉन नहीं है, वर्सेस दिया गया था मास नंबर। तो इसमें हमें बताना था कि किसकी जो है ना हाईएस्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो हमें ऐसे कंपेयर करके बताना था कौन से ऑप्शन में हाईएस्ट एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे दी गई इनके मास नंबर 30, 60, 90 ऐसे। यहाँ पे दी गई इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2, 7.5, 8, 8.5। तो देखो अगर मैं y से जाऊँ 2z, तो y से 2z तो ये नीचे आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी में, तो ये तो और अनस्टेबल हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो एनर्जी रिलीज तो नहीं होगी। फिर उसके बाद W से मैं जा रही हूँ x प्लस जेड, तो इनकी लिखते जाओ W x प्लस जेड, W2 2y, और ये इनकी ना बाइंड x2 y प्लस जेड, इनकी बाइंडिंग एनर्जी लिख दो। जैसे W की 7.5 है, ऐसे देख देख के लिख दो। तो 7.5 गोइंग टू 8 प्लस 2 दैट इज 10, तो डिफरेंस कितना है 2.5। यहाँ पे 7.5 गोइंग टू 17, क्योंकि y का कितना था, y का था 8.5, तो हाँ 17, 2 इंटू 8.5, तो इनका डिफरेंस 10 और इनमें डिफरेंस देखोगे तो 2.5 आएगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है W गोइंग टू 2y, तो यही आंसर होगा, सिंपल, बस वैल्यू पुटिंग तो है और थोड़ा लॉजिक है कि कैसे स्टेबल हो रहा है, कहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, वो सारी चीजें। बस स्टेबिलिटी देखने का एकमात्र तरीका यही है कि स्टेबिलिटी होती है हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ए इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यही कर्व हमें याद रखना होता है। एनर्जी रिलीज जो होती है वो हम बाइंडिंग एनर्जी से देखते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो इवन इवन न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी उनकी हायर होती है। मतलब Z और N, मतलब Z इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इवन इवन अगर है तो 157 वाले पाए जाते हैं, मतलब इसलिए इसे हाईली स्टेबल है। इवन ऑड में 53, ऑड इवन में 50, ऑड ऑड में 5, तो ये लीस्ट स्टेबल है। फिर ना उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कर्व आता है, और कर्व क्या, ऐसे पूछते हैं कि लाइन ऑफ स्टेबिलिटी की इक्वेशन बताओ। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ना दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो कूलम और एक होता है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर फोर्स तो हमारा चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, कूलम फोर्स हमारा डिपेंड करता है चार्ज पे। तो कूलम फोर्स कब आता है, जब प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स कब आता है, जब न्यूट्रॉन्स हमारे बढ़ते हैं। प्रोटॉन्स से भी आता है, पर न्यूट्रॉन्स बढ़ने से वो कूलम्बिक फोर्स से बड़ा हो जाता है। तो समझ में आई होगी बात। तो यहाँ क्या होता है, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को प्लॉट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन से इंस्टेंस में कौन सी चीज को बढ़ाना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो अगर नॉर्मल लाइन देखो तो n इज इक्वल टू जेड लाइन ये है, पर जो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है ना, वो n इज इक्वल टू जेड से डिविएट होती है। क्यों होती है, जैसे अगर हम थोड़ी सी दूर तक जाएंगे तो ये n इक्वल्स टू जेड से कोइंसाइड करती है, लाइक z इक्वल्स टू जेड लेस देन 16 तक, ठीक है। फिर बाद में अगर हम आगे आगे जाएंगे तो होता क्या है कि जो हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो साइड में बैंड की तरह होते हैं, और जो हमारे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई वो इस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी पे ही होते हैं। और इस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी की इक्वेशन ना n इक्वल्स टू जेड से अलग होती है, वो होती है n इज इक्वल्स टू 1.72 टाइम्स ऑफ जेड, ये याद रखना। तो होता क्या है कि इसमें ये अनस्टेबल वाले साइड साइड में आते हैं और स्टेबल वाले लाइन पे आते हैं। और होता क्या है कि इसमें जब हम जेड 16 से अबव या ज्यादा हो जाता है, तो होता क्या है कि जो हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है
और अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं मतलब जेड, तो हमारा कुलम्बिक वाला फोर्स बढ़ रहा है, तो उसको मतलब अकोमोडेट करने के लिए और उसको थोड़ा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है। तो उसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना पड़ा, और लाइन जो डिविएट हुई स्टेबिलिटी की n इज इक्वल टू 1.72 जेड हो गई। ये रीजन होता है, और इक्वेशन ऑफ लाइन होती है 1.72 जेड। ये दो चीज तुम्हें लिखनी होगी। अनस्टेबल न्यूक्लियाई आर इन बैंड्स अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, और इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी लाइन क्या होती है, n इज इक्वल टू 1.72 जेड। फिर अप टू जेड इक्वल टू 20 या 16, जो भी मतलब ये ऐसे इनिशियली बोल सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की इक्वल होते हैं, क्योंकि तब तक इतने फोर्सेस लग नहीं रहे होते हैं चीजों में। पर जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़े तो कुलम्बिक रिपल्शन बहुत मतलब बढ़ जाता है, ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, कुलम्बिक रिपल्शन बढ़ जाता है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाए, क्यों? क्योंकि हमें उसको बैलेंस करना है ना, उस फोर्स को कैसे ना कैसे करके। तो किससे बैलेंस करेंगे? न्यूक्लियर फोर्स से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन n इक्वल्स टू जेड से हटके अब n इज इक्वल्स टू 1.72 जेड हो गई, क्योंकि हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बढ़ाया ताकि कोलम्बिक फोर्स कम हो पाए। फिर हमें एक चीज तो अभी मैंने बताया कि इवन इवन न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होते हैं, और लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर ही होते हैं स्टेबिलिटी लाइन में, क्योंकि उसमें ऐसा होता है ना कि उतना भी कोलम्बिक रिपल्शन हुआ नहीं होता है। पर हैवियर न्यूक्लियाई में तो बहुत कोलम्बिक रिपल्शन हो जाएगा, इतने सारे प्रोटॉन्स हो रहे हैं, तो वहां पे हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को तो बढ़ाना पड़ेगा ताकि न्यूक्लियर फोर्स बढ़े और कोलम्बिक रिपल्शन से बड़ा हो जाए। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी कर्व लाइन, ये तो हम कितनी बार पढ़ रहे हैं, मतलब n इज इक्वल टू 1.72 जेड, यही होती है। फिर उसके बाद ना एक मैंने ऐसे इक्वेशन लिखे है कि बीटा माइनस डी के और बीटा प्लस डी को लिखते कैसे हैं। जब हमारा न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो बीटा माइनस डी के होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में। तो देखो न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, जीरो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज का, इसीलिए ये आया। फिर प्रोटॉन जब कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो इस पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे चार्ज है जीरो, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस पे भी यहाँ पे ये वाला पार्टिकल आया। तो चार्ज बैलेंस वाली जो चीज है वो हमेशा रहेगी। न्यूक्लियाई हैज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जो न्यूक्लियाई है उसके प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं जब मतलब इनिशियली होता है, तो प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को बना देते हैं न्यूट्रॉन में। क्योंकि हम न्यूट्रॉन बढ़ा रहे होते हैं ना, मैंने वही बोला ना कि लाइन ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ये बीटा प्लस एमिशन होता है। वी वांट टू गो टू क्लोज टू स्टेबिलिटी लाइन। फिर ये हमारा क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई, अगर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए बहुत सारे, तो हमें न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोटॉन में, तो ये बीटा माइनस एमिशन होगा। तो ये बीटा प्लस और बीटा माइनस एमिशन इसलिए होता है। और फिर इस चीज में ये वाला कर्व तुम्हें बहुत अच्छे से याद करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाला स्टेबिलिटी लाइन की इक्वेशन, और ये वाली कर्व तुम्हें देखनी है कि यहाँ से जाते तो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन में, फ्यूजन यहाँ से मतलब आयरन की तरफ मैक्सिमम की तरफ जाने को बोलते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी देखना। और बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम होता है थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व्ड मास, और ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो इससे तुम्हारे लगभग लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो तुम कमेंट में डाल सकते हो, तो वो मैं उसका सल्यूशन करके वहाँ पे तुम्हें भेज दूंगी। एंड थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस एंड लिसनिंग टू माई लेक्चर, एंड आई होप तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाए।
और एकदम काम माइंडेड होके एग्ज़ाम देना, बिल्कुल भी सिली मिस्टेक्स मत करना, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एंड थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।